हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन, टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। रशियन रेवोल्यूशन क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन 1917 में, एक फरवरी 1917 और एक अक्टूबर 1917। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको समझना ये है कि फरवरी में जो भी इंसिडेंट्स हुई थी उनको हम फरवरी 1917 रशियन रिवोल्यूशन का पार्ट मानते हैं। और इसमें क्या हुआ था, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ जार निकोलस सेकेंड। ही वॉज ऑटोक्रेटिक पर्सन एंड ही वॉज द रूलर ऑफ रशिया एट दैट टाइम। और यहाँ पे जो फोटो है फिगर 3, जार निकोलस सेकेंड इन द वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग। ये सिटी का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। आजकल इसको लेनिनग्राड भी कहते हैं, स्टालिनग्राड भी इसको आप कह सकते हैं। 1900 की ये फोटो है, पेंटेड बाय अर्नेस्ट लिपगार्ड। और ये जार निकोलस सेकेंड के अगेंस्ट फरवरी 1917 में जो रेवोल्यूशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फरवरी 1917 में जार निकोलस को अपनी जो सीट है या सिंहासन है उसको छोड़ना पड़ा। ही वॉज एब्डिकेटेड एंड आफ्टर दैट इन अक्टूबर 1917 क्या हुआ था, सोशलिस्ट पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी कि सोशलिस्ट केम इनटू पावर इन रसिया। तो ये दो रिवोल्यूशंस को हम रशियन रिवोल्यूशन कहते हैं। दो टाइप्स की इंसिडेंट्स हम अलग अलग से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी स्टार्टिंग 1905 से ही हो गई थी, जब इंडस्ट्रीज़ में जो एक तरह से स्ट्राइक्स हैं वो स्टार्ट हो गई थी 1905 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले आपको हम बता देते हैं रशियन एम्पायर इन 1914 की कौन कौन से पार्ट्स थे जो उस समय रशियन एम्पायर में आते थे। जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। मॉस्को के अलावा कौन कौन से रीजन इसमें आते थे जो आज की कंट्रीज हैं, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। इसके अलावा ये पैसिफिक से लेकर और आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक फैला हुआ था, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी आते हैं। और ये आपको एरिया पूरा याद रखना है कि कौन कौन से एरिया जिसमें आते थे। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कहाँ से निकला था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, ये रिलीजन तो था ही, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी रसिया में, इसके साथ साथ कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। राइट, इस मैप को देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप को, 1914 यूरोप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जो आप ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर में जो देख पा रहे हैं वो अलाइड पावर्स थी। अलाइड यानी कि आपको पता है सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स, टू पावर्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। तो अलाइड पावर्स में कौन कौन थे? रशियन एम्पायर पूरा अलाइड पावर्स में था, सर्बिया और मोंटेनेग्रो ये पूरा अलाइड पावर्स में था, फ्रांस और यूके पूरा, तो ये जो है अलाइड पावर्स में थे। इसके अलावा जो सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थी वो आप देख पा रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी, ये दो बड़ी कंट्रीज थी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ऐसी कौन सी कंट्रीज थी? स्पेन और स्वीडन, डेनमार्क, ये ऐसी कंट्रीज थी। इसके अलावा अल्बेनिया, ये ऐसी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने स्टार्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन बाद में वो कंट्रीज क्या है, सेंट्रल पावर्स की तरफ आ गई थी। ऐसी कंट्रीज कौन सी थी? बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर, यानी कि किस तरफ आ गई थी? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी की तरफ आ गई थी, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स थी। इनको हम सेंट्रल पावर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर में थी। क्लियर? इनको अलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाइड्स यानी कि इनका अलायंस बन गया था, मित्र देश इनको हम कहते हैं इन हिंदी। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो स्टार्ट में वॉर में इंक्लूड नहीं थी लेकिन बाद में वो इन्वॉल्व हो गई और फ्रेंड नेशंस की तरफ आ गई, अलाइड की तरफ आ गई थी। ऐसी कंट्रीज कौन सी थी? पोर्टुगल, जैसे आप देख पा रहे हैं, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है यूरोप में, पोर्टुगल। इसके अलावा इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरफ थी? एक्सिस पावर, यानी कि इटली जर्मनी की तरफ थी, लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली जो है फ्रांस यूके की तरफ थी।
इसके अलावा ग्रीस, ये ग्रीस आ गया पूरा, रोमानिया, ये कंट्रीज थी जो बाद में अलाइड ग्रुप में आ गई थी। क्लियर? तो ये आपको मैप जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यूरोप का खाली मैप लेके, ब्लैंक मैप लेके आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ड्यूरिंग दैट पीरियड इट मीन्स इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, व्हाट वाज द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन रसिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, कि रसिया में जो इकोनॉमी थी इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। इतनी बड़ी प्रोपोर्शन में एग्रीकल्चर में जितने लोग इन्वॉल्व थे इतने यूरोप की दूसरी कंट्रीज में नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर जर्मनी का एग्जांपल लेंगे, फ्रांस और जर्मनी का, तो 40 to 50% जो है इन्वॉल्वमेंट था लोगों का एग्रीकल्चर में। लेकिन इतना बड़ा जो पार्ट है 85%, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आ गए, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी इकोनॉमी। और सोसाइटी किस तरह थी वहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि 20th सेंचुरी तक आते आते इंडस्ट्रीज तो रसिया में भी आ गई थी। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, आजकल आप इसको लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड के नाम से जानते हैं। तो पीटर्सबर्ग जो है वो जार पीटर द ग्रेट, इसने 1703 में इस सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, इसलिए इसको पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और मॉस्को, ये दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended। आपको ये भी याद रखना है कि 19th सेंचुरी तक, लास्ट तक आते आते रसिया में रेलवे लाइंस भी काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में बिछाई गई थी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और दूसरे देशों से भी आके इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। बाय 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, यानी कि 1900 तक आते आते वर्कर्स और क्राफ्ट पर्सनस लगभग बराबर थे। और जहाँ तक हम उनके वर्किंग कंडीशंस और वेजेस की बात करें तो वेजेस काफ़ी कम थे, लिमिटेड थे, और लेकिन काफ़ी घंटों तक उनको काम करना पड़ता था, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। और अकोमोडेशन जो था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वेरी करता था। इट वॉज मीन्स अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। और अगर हम दूसरी बात करें कौन कौन से सोशल ग्रुप्स में डिवाइड था, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, जो बहुत अच्छे वर्कर्स होते थे उनको अच्छे वेजेस भी मिलते थे। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, यानी कि मेटल वर्कर्स की वैल्यू उस टाइम ज़्यादा थी। अगर महिलाओं की बात करें तो 31% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ फैक्ट्रीज 1914 में वीमेन का था, 31%। ऑल्दो इट डिक्रीज आफ्टर द इन्वेंशंस ऑफ द न्यू मशीन्स लेटर, लाइक इन यूरोप, अदर कंट्रीज इन यूरोप, जैसे इंग्लैंड में आपने देखा था, उसी तरह से ये प्रोपोर्शन बाद में घट गया था। सो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, यानी कि जब काम को रोकने की बात होती थी, स्ट्राइक करने की बात होती थी, तो सारे वर्कर्स एक हो जाते थे, भले ही उनके अंदर डिवीजन था। क्यों स्ट्राइक करते थे? क्योंकि उनको कम वेजेस मिलते थे, ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता था, और वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। ये 3 रीज़न आप याद रखेंगे, जिसकी वजह से 1896-97 में कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, कपड़ों की फैक्ट्रीज में 1896 और 97 में हड़तालें शुरू कर दी। और जहाँ तक मेटल इंडस्ट्रीज की बात रहा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, तो 1902 में वहाँ पे भी स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गई थी। क्लियर? सो और अगर गाँव की बात करेंगे तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो किसानों के पास थी। लेकिन नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज, लेकिन जो ओनरशिप था वो इनके पास था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, और पीजेंट्स भी कई कैटेगरीज में उस टाइम डिवाइडेड थे। But except in a few cases, they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. जो पावर थी नोबल्स के पास, वो जार की वजह से थी, पॉपुलैरिटी की वजह से उनके पास नहीं थी। अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटेनी
peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. यानी कि जो nobles के पास जो ज़मीन है वो हमें दे देनी चाहिए क्योंकि इस पे खेती तो हम करते हैं. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia. And in 1905, such incidents took place all over Russia. तो ये इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गई थी 1902 में साउथ रसिया में, और 1905 तक आते आते पूरे रसिया में इस तरह की इंसिडेंट्स जो है बढ़ गई थी. रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स अनदर वे. एक और तरीका था जिससे रशियन पीजेंट्स जो थे वो यूरोप के बाकी किसानों से अलग थे. किस तरह से अलग थे? क्योंकि वो पीरियडिकली जो है वो कम्यून्स जो है वो डिवाइड थे. कम्यून्स के अंदर दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून, जो जिनको मीर कहा जाता था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज. किस फैमिली को कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो ज़मीन को डिवाइड करते रहते थे. तो ये भी एक अलग चीज़ थी यूरोप के बाकी किसानों से. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशलिज्म इन रसिया. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी और इकोनॉमी वहाँ पे किस तरह की थी. सोशलिज्म इन रसिया कैसे आया? सोशलिस्ट पार्टी का सबसे पहले हम इमरजेंस यहाँ पे पढ़ते हैं. 1914 से पहले रसिया में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी? इलीगल थी. नोबडी वॉज अलाउड टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन रसिया बिफोर 1914. द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी का नाम है, सबसे पहले 1898 में एस्टेब्लिश हुई. किसने एस्टेब्लिश की? सोशलिस्ट ने, जो मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते थे. कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करने वाले लोग सोशलिस्ट, उन्होंने 1898 में कौन सी पार्टी बना दी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. आप नोट भी करेंगे और याद भी रखेंगे इसको. हाउएवर, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग, इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था. इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स. ये इसके 3 फंक्शंस आप याद रखेंगे. इस पार्टी ने क्या किया? Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. So peasants, not workers, would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में रसिया जो है वो ज़्यादा जल्दी सोशलिस्ट बना, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के आइडियाज़ थे, पीजेंट्स की थिंकिंग और साथ में वर्कर्स. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900. अब ये आता है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये 1900 में बनी थी, और वर्कर्स जो पार्टी थी वो कब बनी थी? 1898 में. इस पार्टी ने क्या किया? स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स. अब इसको याद रखेंगे. सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने क्या किया था? किसानों के लिए डिमांड की थी कि ये जमीन उनको दे दी जानी चाहिए जो नोबल्स के पास है. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स. अब पीजेंट्स के ऊपर जो है ना, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ. लेनिन ने महसूस किया, व्लादिमीर लेनिन, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor, other rich, and some worked as laborers, while others were capitalists who employed workers. तो कई तरह के किसान हैं लेनिन के अकॉर्डिंग, कई तरह के किसान होते थे. So given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. उस तरह से इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद वो सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. सो द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए ये जो पार्टी थी ये डिवाइड हो गई. एक ग्रुप था जिसको हम बोल्शेविक ग्रुप कहते हैं, दूसरा ग्रुप था मेंशेविक ग्रुप. व्लादिमीर लेनिन जो है वो लीडर बन गया बोल्शेविक ग्रुप का, जो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रसिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. लेकिन मेंशेविक क्या सोचते थे कि जो भी आना चाहता है आए. इट मीन्स पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जैसे कि जर्मनी में होती थी. अच्छा, बोल्शेविक ग्रुप को किसने लीड किया? व्लादिमीर ने. और मेंशेविक ग्रुप को किसने किया? मोर्टो ने. नाम याद रखेंगे, मोर्टो, राइट, जूलियस मोर्टो. इन्होंने मेंशेविक ग्रुप को लीड किया. अब आते हैं 2.4 में. यहाँ तक आपको पता लग गया कि किस तरह से जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में, एक मेंशेविक्स और एक बोल्शेविक्स.
ट्रिबुलेंट टाइम 1905 रिवोल्यूशन, यहाँ से हम 1905 के रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया 1905 और 2 बार 1917 में फरवरी एंड अक्टूबर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रसिया वॉज ऑटोक्रेसी, इट मीन्स ऑटोक्रेसी का मीन्स क्या है कि वहाँ पे जो मोनार्क था जार निकोलस सेकेंड, वो पूरी तरह से निरंकुश था, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो काम करता था अकॉर्डिंग टू हिज ओन वेज। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament, यानी कि पार्लियामेंट का वहाँ कोई रोल नहीं था। Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs together with the social democrats and socialist revolutionaries। ये दो टाइप के लोग हम पहले ही समझ चुके हैं कौन कौन लोग थे। They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। इन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की 1905 में। They were supported in the empire by nationalist जैसे कि पोलैंड के अंदर थे। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जेडिडिस्ट। जेडिडिस्ट कौन थे? ये वो लोग थे जो रसिया में रहते थे, और स्पेशली आप यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं जेडिडिस्ट को। रसिया में रहने वाले मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, राइट। मुस्लिम रिफॉर्मर्स लिव्ड इन रशियन एम्पायर। तो जेडिडिस्ट का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके बाद ये क्या चाहते थे? ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। रशियन जो मजदूर थे, वर्कर्स थे इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके लिए ख़राब साल था ये। क्यों था? क्योंकि एक तो प्राइसेस जो है वो ज़रूरी चीज़ों की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उनके जो वेजेस थे, उनकी जो सैलरीज थी वो घट रही थी। बाई 20% तक उनकी सैलरी घट गई थी। Membership of workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, इसको डिसमिस कर दिया। पुटिलोव आयरन वर्क्स के अंदर इसको डिसमिस कर दिया असेंबली को। 4 मेंबर्स की असेंबली थी। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। यानी कि 10 से 12 घंटे, 13 से 14 घंटे जब वर्कर्स काम करते थे, तो यहाँ पे इतने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कि कम से कम 8 घंटे उनको काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एंड इंक्रीज इन वेजेस, और उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ उस फैक्ट्री की या उस बिल्डिंग की जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 डिमांड्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे स्ट्राइक की 3 डिमांड्स वर देयर। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन, तो इन वर्कर्स को किसने लीड किया? फादर गैपन ने लीड किया। जब वो विंटर पैलेस के पास पहुंचे तो उन पे पुलिस ने, यानी कि पुलिस एंड द कोसैक्स, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहाँ की, उन्होंने हमला कर दिया, और इसमें 100 मजदूर जो हैं वो मारे गए थे, और 300 के आसपास इसमें घायल हो गए थे। इस इंसिडेंट्स को ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज 1905 रिवोल्यूशन, और ब्लडी संडे से स्टार्ट हुई 1905 की रिवोल्यूशन, जहाँ पे पूरे इस एरिया में जगह जगह पे स्ट्राइक्स हुई लेबरर्स की, और इसके अंदर लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स भी इसमें शामिल हुए। एंड दे एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है एक तरह से उसकी डिमांड रखी। तो ये था ब्लडी संडे के बारे में। और ये जो अगर आप डेट याद रखना चाहें तो ये 22 जनवरी 1905 का इंसिडेंट है, जिसको हम ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं 1905 रिवोल्यूशन के दौरान जार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जार जो है ही अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। ये जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी इसको क्या नाम दिया गया? ड्यूमा का नाम दिया गया। तो ये 1905 की रिवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, या एक रिजल्ट या आउटकम आप कह सकते हैं इस रिवोल्यूशन का। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. वो काम करती रही, जब उनको illegal declare किया गया उसके बाद ही उनको बंद किया जा सका। एंड आफ्टर दैट जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। हालांकि 1905 के बाद में ड्यूमा को बनाया गया कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को, लेकिन इसने तो 75 डेज में ही इसको डिसमिस कर दिया, और उसके बाद दूसरी ड्यूमा को इलेक्ट किया गया और विद इन 3 मंथ्स। इसके बाद में जो दूसरी ड्यूमा थी उसको भी डिसमिस किया गया, और उसके बाद में उस ड्यूमा के अंदर तीसरी बार जो ड्यूमा इलेक्ट हुई थी
उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो है वो उनको ले लिया गया था और ये जार के फेवर में थे ज़्यादातर लोग। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और लिबरल्स, ना तो लिबरल्स को लिया गया और ना ही रिवोल्यूशनरीज को लिया गया, और ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, ये जार के फेवर में थे, और इस तरह से ड्यूमा के ऊपर जो कंट्रोल है वो जार का हो गया। 2.5 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर जो था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया जो है वो किस तरह से उसने कंडीशंस को फेस किया। 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये सेंट्रल पावर्स थे, और फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ये इटली एंड रोमानिया भी बाद में मिल गए थे, हमने मैप में देखा था, ये अलाइज थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप में भी और यूरोप से बाहर भी इस वॉर को फाइट किया गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस II। शुरू में यहाँ पे लोग जो है वॉर के फेवर में थे, लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया, और दूसरी बात है जार ने जैसे रिफ्यूज़ किया कंसल्ट विद द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, तो इसके बाद एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी हाई हो गए लोगों में, और इस तरह से वॉर के अगेंस्ट हो गए लोग। क्लियर? क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था रसिया, जर्मनी जो है वो किसकी तरफ था, वो ऑस्ट्रो हंगरी की तरफ था, इसलिए ये एक तरह से सेंट्रल पावर में था, तो इसलिए रसिया में जो लोग थे वो पूरी तरह से वॉर के अगेंस्ट हो गए, और इवन जर्मनी से इतनी नफरत उनको हो गई थी जिसकी वजह से जार निकोलस को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम की तरह पेट्रोग्रेड जब इसका नाम हुआ तो ये एक जर्मन ओरिजिन था। इसी तरह से जो जारीना अलेक्जेंड्रा, और ये जर्मन ओरिजिन की वजह से इसका, और इसका एडवाइज़र था रासपुतिन, जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी जो थी, यानी कि रसिया में जो राजतंत्र या मोनार्कियल सिस्टम था वो अनपॉपुलर हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट वॉज डिफरेंट, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स पे डिफरेंट टाइप से लड़ा गया। जैसे वेस्ट में आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेस्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, ईस्टर्न फ्रांस तक फैले हुए ट्रेंचेस, यानी कि जो ज़मीन के नीचे के जो टनल्स टाइप जो सुरंगें थी या ट्रेंचेस उन्होंने बनाए हुए थे। और ईस्ट में अगर हम बात करें तो आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। और ये जो डिफीट्स हुए इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिमोलाइजिंग था और शॉकिंग था। रसियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 2 सालों में रसिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1917। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था रसिया के लिए। The situation discredited the government and the Tsar. और ये पूरा का पूरा जो रीज़न था ये किसकी वजह से हो रहा था, जार की वजह से, और पूरा जो एक तरह से इसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जार पे आ गई। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, इस तरह का वॉर सोल्जर्स भी नहीं लड़ना चाह रहे थे। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मीन्स द आइडियाज एंड व्यूज अगेंस्ट जार निकोलस II इन रसिया। द वॉर ऑल्सो हैड अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, और वॉर का इंडस्ट्रीज पे भी बड़ा बुरा असर पड़ा। जैसे सप्लाईज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो गई, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिड इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो बंद हो गई थी। Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce, यानी कि काफ़ी कमी पड़ गई, ब्रेड रोटी आटे की काफ़ी कमी पड़ गई थी। And by the winter of 1916, riots at the bread shops were common. और इस तरह से बड़ी यहाँ पे परेशानी का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला पार्ट आता है इसमें द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।